हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर जीपीए लेक्चर सीरीज जहां पे हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अब तक लिया है। आज हम मेन इसके जो भी कॉन्सेप्ट जो सेक्शंस हैं उसके साथ स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था दैट वाज वेरी बेसिक बेसिकली जो इंट्रोडक्शन की क्या है, ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होंगी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, टीपीएम हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्या गवर्न किया जाता है, कैसे होता है, मोड्स क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी। सो द मेजर थिंग्स दैट वी स्टडी इज टीपीए में जब हम बात करते हैं ट्रांसफर की, टीपीए में जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं वहां हम किसी और मोड से नहीं बल्कि एक्ट ऑफ पार्टीज की वजह से, एक्ट ऑफ पार्टीज क्या हो गया, जैसे हमने एक्ट ऑफ पार्टी की ना, एक्ट ऑफ पार्टीज की वजह से जब ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं। बिकॉज और भी मोड से जैसे कि हमने देखा कि क्या हो सकता है और ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें आ जाता है क्या, इनहेरिटेंस सक्सेशन, वही तो है। इनहेरिटेंस में क्या है, इनहेरिटेंस मतलब कौन किसके बाद इनहेरिट करेगा, सक्सेशन किसके बाद कैसे कैसे होगा, इंटी स्टेट है या टेस्टामेंट्री या जो भी चीजें हैं, ठीक है। जब पार्टीशन होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें ऑल रिमेंबर बी दिस दिस पार्ट, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। इसके बाद ये भी देखा था कि भाई इसके अंदर पहले तो कि हाँ क्या क्या प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर किस बारे में बात करता है, ये सारी चीजें, ट्रांसफर किस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर हियर इस चैप्टर में हम यहाँ पे इंटर विवोस ट्रांसफर की बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि भाई दो तरीके से हो रहा है वो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वो लिविंग पर्सन के बीच जब ट्रांसफर हो रहा है वो इंटर विवोस जो कि टीपीए के अंदर है, ठीक है। टीपीए सिर्फ ये गवर्न करता है, उसके बाद फिर टेस्टामेंट्री हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो मेनली हमने जो देखा ट्रांसफर की बात की गई है इस एक्ट के अंदर, और प्राइमरीली इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सिर्फ ओनली इमूवेबल नो पर मेजरली यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल की बात मेजरली की गई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। और इसके अंदर हम एक्ट ऑफ पार्टीज से जो ट्रांसफर होगा उसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। अब सेक्शन 3 के अंदर हम पहले तो उसके बाद फिर हमने समझा कि भाई ये सारी चीज देखने के बाद एप्लीकेबिलिटी क्या है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 देखा जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दे रखे हैं। डेफिनेशन क्लॉज नहीं कहूंगी बिकॉज वो क्लॉजेस में मेंशन नहीं है, पर अलग अलग पैराज में बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अटेस्टेशन क्या होता है, फिर अटेस्टेड विटनेस हम किसे कह रहे हैं, फिर और क्या चीजें हम देखी, हमने इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी देखी, हमने ये सब समझा कि क्या होता है, नोटिस ऑफ द फैक्ट्स किसे कहेंगे, नोटिस टू पार्टीज किसे कहेंगे, इन सब का मतलब हमने समझा कि ये सब क्या है। आज से जो मेन कॉन्सेप्ट हमें शुरू करना है, आई रिमेम्बर दिस इन द लास्ट लेक्चर, इसे थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था सेक्शन 5 के बारे में कि भाई क्या है, पर मेनली हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इनमूवेबल, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेगा, कुछ चीजें बताएगा जो कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर पे एप्लीकेबल होंगे, राइट। सबसे पहले सेक्शन 5 जो है वो क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, तो कुछ कुछ चीजें आती हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बनने के लिए सेक्शन क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer the property is to perform such act. अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इस डेफिनेशन में, ये जो हमने देखा ये डेफिनेशन ही है, इस डेफिनेशन में वो सारे एसेंशियल्स दे रखे हैं जो अगर प्रेजेंट हो तो हम तब कहेंगे कि भाई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है। नाउ इस चीज को पढ़ते वक्त जब हम पूरा टीपीए पढ़ेंगे, हम देखिए ट्रांसफर टर्म यूज नहीं किया गया, द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इज कन्वे। ट्रांसफर टर्म के लिए कन्वे टर्म का यूज किया गया है, देखिए जैसे कि आपको मिलेगा पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, तो कन्वे टर्म को यूज किया गया है किसके लिए, ट्रांसफर के लिए।
ठीक है। सो व्हेनेवर वी रीड कन्वे कहीं पे मींस ट्रांसफर, राइट। ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी में क्या है, कोई एक्ट जिससे अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। लिविंग पर्सन हमने कहा इंटरवीवोस है। इंटरवीवोस क्या है, यही तो इंटरवीवोस का मतलब क्या था, इंटरवीवोस का मतलब ही था बिटवीन लिविंग पर्सन्स। तो जब दो लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर मतलब आप अपने राइट्स जो है, कोई चीज आपकी है, आप अपने राइट्स दूसरे को दे रहे हो। ठीक है। तो जब दो लिविंग पर्सन्स के बीच प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, ये क्या लिखा है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब दो चीज हो सकती है, इससे समझ में आएगा कि या तो प्रॉपर्टी दो चीजों के रेफरेंस में हो सकता है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट या फ्यूचर, या फिर कन्वेंस प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हियर सेक्शन 5 कहता है कि भाई जो लिखा हुआ है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, वो कन्वेंस के रेस्पेक्ट में यूज किया गया है। बिकॉज टीपीए के अंदर ट्रांसफर होने के लिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होने के लिए प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करना जरूरी है। मतलब प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है, करेंटली एक प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर, जिसके रिगार्डिंग ट्रांसफर की बात हो रही है, वो ट्रांसफर, वो कन्वेंस जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, मतलब इमीडिएट ट्रांसफर तुरंत होगा, या फ्यूचर वो बाद में ट्रांसफर हो। कन्वेंस प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी कभी फ्यूचर नहीं होगी, प्रॉपर्टी हमेशा एग्जिस्टिंग है, प्रेजेंट में है। मतलब कोई प्रॉपर्टी जो आपके पास है ही नहीं है, तो फ्यूचर की बात करें, वो मतलब बाद में आएगी। कोई प्रॉपर्टी जो बाद में आएगी उसको आप किसी को कैसे दे सकते हो, वो तो आप दे ही नहीं सकते, किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो अभी आपके पास ही नहीं है। ये आई रिमेम्बर हमने लास्ट क्लास में भी एक मैगजीन पढ़ा था। मैगजीन क्या था, द मैगजीन वाज नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, क्वाड नॉन हैबिट, हाँ। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, ये मैगजीन है, विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है, नो वन, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। ठीक है, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ, मतलब कोई भी इंसान वो दे ही नहीं सकता जो उसके पास नहीं है, अपने से बेहतर टाइटल नहीं दे सकता, मतलब जो उसके पास है ही नहीं वो चीज कोई कैसे दे सकता है, सिर्फ वही चीजें दे सकता है जो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जो चीज नहीं है वो कोई भी इंसान नहीं दे सकता है, तो इस चीज के लिए ये होता है, प्रॉपर्टी हमेशा, देखिए से लेट मी डू वन थिंग, स्पीड को अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सेक्शन 5 को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखिए वहां मुझे समझ में आता है एसेंशियल्स। एसेंशियल्स अगर हम समझने की कोशिश करें सेक्शन 5 के, ठीक है, सेक्शन 5 के एसेंशियल्स क्या क्या है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन। सबसे पहले क्या हो गया, मतलब एक्ट ऑफ पार्टीज, एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरी चीज, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट
कन्वेंस। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी। कन्वेंस कैसा हो सकता है, प्रेजेंट या फ्यूचर। किस चीज की प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट। मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, प्रॉपर्टी फ्यूचर नहीं हो सकती। वही मैंने कहा कि मैक्सिम क्या कहता है, नेवो डैट कॉड नॉट हैव इट, मतलब नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप, हक। जो चीज उसके पास खुद नहीं है, जितना बेहतर, अगर अगर मान लीजिए कोई रेंटर है, ठीक है, किसी घर में कोई रेंटर है, अब रेंटर है, उसके पास क्या मतलब सिर्फ पोजेशन है, ओनरशिप तो उसकी है ही नहीं। अब वो रेंटर वो घर जिसमें वो रह रहा है वो किसी और को बेच दे, भाई आप कैसे बेच सकते हो, क्या हो जाएगा, इनवैलिड ट्रांसफर है, बिकॉज आपके पास खुद ही ओनरशिप नहीं है, टाइटल आपकी कहाँ है, टाइटल है नहीं, आपके पास सिर्फ पोजीशन है, आप सिर्फ रेंटर हो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांसफर है, ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। यही कह रहा है कि भाई नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। जो उस इंसान के पास खुद नहीं है वो किसी को नहीं दे सकता। इन फ्यूचर टू वन ऑफ लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ और टू वन ऑफ लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टीज परफॉर्म सच एक्ट। ठीक है, ये इसके एसेंशियल्स हो जाएंगे। किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्टीज लिखा है, मींस एंड एक्ट, पार्टीज कुछ ऐसा कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, यही एक अग्रीमेंट कर रही है या सेल कर रही है कुछ, यही तो है, हमने पढ़ा था टाइप्स एक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, ट्रांसफर किन किन तरीकों से किया जा रहा था, सेल, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट, ये सारी चीजें। तो पार्टी कोई ऐसा एक्ट कर रही है, मतलब किसी भी तरीके से कोई ऐसा मोड चुन रही है, कुछ ऐसा एक्ट कर रही है। वो एक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सेल हो सकता है, वो मॉर्गेज हो सकता है, वो लीज हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है, वो कुछ भी, ठीक है, कुछ ऐसा कर रही है बिटवीन लिविंग पर्सन। और जो पार्टीज हैं जिनके बीच वो एक्ट हो रहा है, वो लिविंग, दोनों लिविंग पर्सन हैं। मतलब अगर सेल हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो सेलर है और जो परचेसर है दोनों लिविंग पर्सन हैं, ठीक है। कन्वेंस हो रहा है, कन्वेंस क्या है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों तरीके का हो सकता है। कन्वेंस अभी इमीडिएटली भी हो सकता है, कन्वेंस बाद में भी हो सकता है, डेफर्ड कन्वेंस बाद में फ्यूचर में जाके, लेकिन प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी फ्यूचर में नहीं हो सकती। इसका प्रिंसिपल क्या था, नेमो नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। जो उस इंसान के पास खुद ही नहीं है वो उस चीज को नहीं दे सकता है, ठीक है। Now in this section, living person includes a company or association or body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force related to transfer of property or by company, association of business or individuals। मतलब ये कह रहा है कि भाई जब हम लिविंग पर्सन की बात करते हैं तो इसके अंदर कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन, सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो सेक्शन 5 जो है हमें बस ये बता रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम क्या कह रहे हैं, क्या मतलब क्या होता है, इससे कहेंगे, देखिए लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जब जब पार्टीज अपने किसी एक्ट से, एक्ट क्या हो सकता है, जो हमने वेरियस मोड्स पढ़ा था, ठीक है, सेल, मॉर्गेज, लीज, ये सारा अपने किसी एक्ट से प्रॉपर्टी विच इज एग्जिस्टिंग, प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो कि एग्जिस्टिंग है इन प्रेजेंट, उसे कन्वे करती है किसी, उसे कन्वे करते, अब ये कन्वेयंस जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, मतलब इमीडिएटली या तो ट्रांसफर कर रही है या डेफर्ड ट्रांसफर है वो बाद में, कन्वे करती है किसे, टू सम अदर पर्सन, ठीक है, टू सम अदर पर्सन, या खुद को कर रही है, खुद को कैसे करेगी, मेरी प्रॉपर्टी मैं खुद ही को कैसे करूंगी, तो किसी और कोई अलग रोल से, जैसे मैंने मेरी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं कर सकती हूँ, ये कोई भी इंसान कर सकता है, मैंने मेरी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाल दिया, कर सकती हूँ ट्रस्टी के तौर पे। तो या तो दूसरे इंसान को ट्रांसफर होता है या खुद को
इंसान को। अब जैसे मैंने कहा कि भाई 3 तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, क्या क्या चीजें दी हुई है देखिए, वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू हिमसेल्फ और वन पर्सन टू हिमसेल्फ एंड अदर। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर कहा है कि वन पर्सन टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कैसे? जैसे ट्रस्ट में प्रॉपर्टी, अब अपने ही लिए दोनों तरीके से दोनों खुद दोनों जगह आप ही हो, मतलब परचेसर भी आप हो, अगर दोनों साइड पे आप हो, दोनों पार्टीज ट्रांसफर आप ही के बीच में हो रहा है, तो दोनों जगह आपके रोल्स अलग अलग होंगे। जैसे मैंने मेरी प्रॉपर्टी को दे दिया ट्रस्ट में, तो ट्रस्टी के तौर पे मैंने वो चीज ली है, ठीक है, कस्टोडियन के तौर पे फिर मैं ट्रस्टी सिर्फ इसकी हो गई, तो ट्रस्ट मैंने प्रॉपर्टी दे दी। तीसरा क्या कह रहा है? वन पर्सन टू हिमसेल्फ प्लस अदर्स। अब भाई जैसे मैंने कहा ट्रस्ट में दे दिया, उसकी ट्रस्टी मैं हूं, तो फिर भी मेरे नाम से रहा। अब मैंने ट्रस्ट पे दे दिया, उसके 4 ट्रस्टीज हैं, वन ऑफ विच मैं भी हूं, तो मेरे साथ और लोगों के पास भी वो प्रॉपर्टी गई, तो वही कह रहा है कि ट्रांसफर कैसे हो गया, तो एक पर्सन से दूसरे के पास हो जाएगा, ठीक है, या एक पर्सन से खुद उसी के पास जाएगा, लेकिन दोनों जगह पे आपका जो रोल है वो सेम नहीं हो सकता है। मतलब अगर जैसे मैंने खुद को ही दिया है, तो मेरा रोल कुछ और हो जाएगा, तो मैंने ट्रस्ट में दे दिया, उसकी ट्रस्टी हूं, तो भाई ये पॉसिबल है। ट्रस्टी के तौर पे फिर कस्टोडियन के, ट्रस्टी का क्या होता है? कस्टोडियन का रोल है, तो उस रोल में मैंने खुद को ट्रांसफर कर लिया, या ट्रांसफर किया खुद को और साथ ही साथ कुछ और लोगों को भी। अब जैसे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो वो क्या था कि भाई ट्रस्ट में दे दिया, अब उस ट्रस्ट के 4 ट्रस्टीज या 3 ट्रस्टीज, वन ऑफ विच मैं भी हूं, तो मैं और मेरे साथ 3 और लोगों को ट्रांसफर हुआ, तो वही कह रहा है कि, और ये सारे लोग जो इन 3 तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये सारे लोग जो होंगे ये सारे लिविंग पर्सन होंगे, लिविंग पर्सन, इसीलिए ये जो ट्रांसफर है ये क्या होता है? इंटर विवोस, इंटर विवोस ट्रांसफर होता है ये, ठीक है। ये एसेंशियल्स हो गए सेक्शन 5 के। इससे हमें समझ में आता है क्या कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती क्या है, हम क्या मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट बस ये बता रहा है कि लिविंग पर्संस के अंदर हम इसमें, जैसे हमने पढ़ा था कंपनी लॉ, जब वी वर स्टडीइंग बीएनएस, तो बीएनएस हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पर्संस, ठीक है। ये जब कंपनी लॉ में पढ़िएगा तो वो डिटेल में आता है। पर्संस, पर्संस के अंदर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों चीजें आती हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसमें कंपनी आ जाएगी, और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट्स, ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन्हें लिविंग पर्संस में भी काउंट किया जाएगा, लिविंग पर्संस में भी इन सबको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये डेफिनेशन समझ में आ गया कि भाई क्या एसेंशियल्स है। इन एसेंशियल्स से ही हमें समझ में आया कि ट्रांसफर है क्या, लोगों की पार्टीज के बीच में हो रहा है। कैसी पार्टी है? जिन जो लोग हैं वो लिविंग पर्संस हैं, उनके बीच कन्वेयंस हो रहा है। कन्वेयंस प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी, मतलब ट्रांसफर इमीडिएटली हो सकता है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी जिसके रिगार्डिंग कन्वेयंस हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग ट्रांसफर हो रहा है, वो एग्जिस्टिंग है, प्रॉपर्टी फ्यूचर हो ही नहीं सकती, तो फिर ट्रांसफर ही इनवैलिड है। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा कि भाई रेंट पे कोई चीज है आपके, आपके पास उसका राइट ही नहीं था, आपने दे दिया। या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपके फादर की है, ठीक है, और आपके एक भाई भी है, एक फादर है, मान लीजिए ये एस इज द फादर, इनके 2 बच्चे हैं सी एंड डी। नाउ सी इज द एल्डर सन, ठीक है, सी को लगता है कि फादर के जाने के बाद प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, इसलिए इन्होंने क्या किया, सी इज द एल्डर सन, तो इन्हें लगता है कि फादर के बाद प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलेगी, तो इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को पहले ही किसी को सेल कर दिया, ठीक है, पी को सेल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी और अभी इनके पास है ही नहीं, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्यूचर में आएगी, तो वो प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में आएगी उसका आप सेल नहीं कर सकते। ये जो सेल हुआ ये इनवैलिड सेल हो जाएगा, ये इनवैलिड ट्रांसफर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग नहीं है, प्रॉपर्टी फ्यूचर में हो सकता है, प्रॉपर्टी सी को ना देके ये डी को दे दे, बिकॉज इफ द फादर बिलीव्स दैट द यंगर सन इज द वन हु इज मोर मैच्योर एंड मोर स्मार्टर, ये चीज हो सकती है। तो सी को नहीं जाके प्रॉपर्टी डी को दे दी उन्होंने अपनी सारी, ये चीज हो सकती है। इसलिए अब जब फ्यूचर में इन्हें प्रॉपर्टी मिली नहीं, तो ये पूरा सेल जो है वही इनवैलिडेट हो जाएगा। वही
पूरा नलिफाई हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी का एग्जिस्टिंग होना जरूरी है। कन्वेयंस फ्यूचर भी हो सकता है, ट्रांसफर फ्यूचर में भी, लेकिन प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। और इसका मैक्सिम क्या है, नेमो दैट गॉड नॉट हैबिट, यानी नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो नहीं दे सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट with the details. Just a minute. देखिए, an act by which a living person conveys property to one or more other than living persons, himself and one or more other living persons. ठीक है, जो वहां पे लिखा हुआ है। अब कन्वेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी इधर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। कन्वेंस दोनों हो सकता है। साथ ही साथ लिविंग पर्सन इट इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट केस देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूअल इशू वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, काफी पुराना केस है। लेकिन जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर की बात जो की गई है, जो हमने अभी देखा कि भाई इन प्रेजेंट यहाँ लिखा है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। नाउ ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी के लिए यूज होगा या कन्वेंस के लिए। तो इस केस में उसी चीज के बारे में बात की गई कि द फ्रेज in present or in future qualifies the word conveyed and not the word property। मतलब प्रॉपर्टी प्रेजेंट ही होगी, कन्वेंस फ्यूचर भी हो सकता है। यू कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं उसको आप कैसे ट्रांसफर करोगे। So result is a case the transfer of non-existence of future property operates only as a contract। It becomes enforceable only when the property actually comes into existence, लेकिन वो टीपीए का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब वैलिड ट्रांसफर होने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई इंटेंशन होना चाहिए अपने राइट्स ट्रांसफर करने का। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब उसका लॉफुल राइट्स उसके पास होना चाहिए। जब ट्रांसफर मस्ट बी द लीगल ओनर और द ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्ट। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए किस चीज की, ट्रांसफरी जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करने के केपेबल होना चाहिए। प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके इसके लिए केपेबल होना चाहिए। कौन, ट्रांसफरी। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और कंसिडरेशन क्या है, जनरली रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक केसेस लाइक गिफ्ट। एक कंसिडरेशन होना चाहिए। अब
पार्टीज जो है उनकी कैपेसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रांसफर में एंटर करने के लिए, मतलब कौन सी पार्टीज अलाउड है टीपीए में जो कि कन्वेंस का पार्ट हो सकती है, जिनके बीच कन्वेंस हो सकता है। सो बोथ द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफरर मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले क्या, पहले तो मेजॉरिटी। वही चीजें हैं जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें होती है, कॉम्पिटेंसी, मेजॉरिटी होती है, सैनिटी होती है, मतलब अनसाउंडनेस नहीं होती, यही सारी चीजें होती है, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सेम चीजें इसमें भी आ जाती है। दोनों के लिए चीज है कि भाई पहले तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की होती है वो ये होता है कि भाई अभी हमने देखा कि ठीक है दोनों पार्टी मेजॉरिटी होनी चाहिए, जिस रूप होने चाहिए, दोनों पार्टी मेजॉरिटी होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट कह लीजिए, एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि ट्रांसफरी जो है वो अगर मेजर नहीं भी है, वो एक माइनर है, ट्रांसफरर मस्ट बी अ मेजर पर्सन, ठीक है, ट्रांसफरर के लिए वो मेजर ही होना चाहिए। लेकिन ट्रांसफरी अगर मेजर नहीं भी है, एक माइनर भी है, तो भी जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड नहीं होगा, प्रोवाइडेड, इनवैलिड नहीं होगा प्रोवाइडेड वो ट्रांसफर ही हो सकता है, इनवैलिड भी नहीं होगा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस है उसको वो लायबल नहीं है, उसको फुलफिल करने के लिए वो लायबल नहीं है। जो ट्रांसफर होगा उसके लिए, उससे जो लायबिलिटीज होंगी उससे वो बाउंड नहीं होगा। ट्रांसफरी अगर एक माइनर है तो हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, लेकिन वो बाउंड नहीं होगा अपनी लायबिलिटीज से। हाँ, ये हो गया सबसे पहले कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अब देखिए यहां से लेके यहां तक लॉन्ग सेक्शन, ठीक है। क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब क्या क्या ट्रांसफरेबल है, क्या क्या नॉन ट्रांसफरेबल है, यही बात हुई। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर होने के सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या है, किन किन सब्जेक्ट मैटर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या ट्रांसफरेबल है और क्या नॉन ट्रांसफरेबल है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या दिया है, जो इस एक्ट के अंदर या तो प्रोवाइड, जो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हो, ठीक है, या तो इस एक्ट ने बताया हो कि इन चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या किसी और एक्ट ने कहा हो, अगर इस मतलब टीपीए के अंदर या किसी और स्पेशल एक्ट के अंदर दे रखा है कि ये चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं, तो उनको छोड़ के बाकी किसी भी तरीके की चीज, कोई भी चीज ट्रांसफर की जा सकती है, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट दीज थिंग्स गिवन अंडर टीपीए, जो कि आप देख सकते हैं सेक्शन ए से लेके एच तक दे रखा है दीज थिंग्स, और इसके अलावा किसी और एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली अगर कुछ दे रखा है तो उनको छोड़ के, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, समझते हैं एक एक करके। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 6 है वो ब्रॉडली इस चार्ट से हमें समझ में आ जाएगा। ये तो पहले समझाएगा, आप एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं पहले। फिर यहाँ पे तो मैं ऐसा करती हूँ कि the chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature. सबसे पहले ठीक है, सेक्शन 6 क्या कह रहा है, what may be transferred, ठीक है।
क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे पहले एनीथिंग, एनीथिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ भी, हर कुछ ट्रांसफर किया जा सकता है एक्सेप्ट, सबसे पहले 6A क्या बता रहा है, देखिए, द चांस ऑफ एन एयर apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy of the death of a kinsman or any other mere possibility either of a like nature cannot be transferred। ठीक है, cannot be transferred मतलब हमें इतना पता है, आगे के कॉन्सेप्ट का तो पता नहीं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसे समझते हैं 6A कह क्या है। बहुत सारे टर्म्स हमें जो इसमें समझने हैं। एस्टेट मतलब हम श्योर आप लोगों को पता होगा, प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। सक्सीडिंग मतलब जिसे मिलेगा। ठीक है, रिलेशन पता है। ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंसमैन, किंसमैन मतलब भी जो रिलेशन है, रिलेशन को कह रहे हैं किंसमैन, रिलेटिव। अब कुछ कुछ टर्म्स है और ये कॉन्सेप्ट है समझने का। सबसे पहले एयर एपरेंट क्या होता है, एयर एपरेंट क्या होता है। ठीक है, अब एयर एपरेंट क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं। एयर मतलब हुआ जिसे प्रॉपर्टी दी गई, मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये है फादर या फादर, ये है मदर, इनका एक बेटा है एस। ठीक है, फादर मदर इनका एक बेटा है। अब फादर की डेथ हुई, फादर की डेथ के बाद विल वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। ये विल वाला कॉन्सेप्ट अगर हटा देते हैं, इंटेस्टेट में बात करें, फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी सारी सन को मिलेगी। फादर की जो भी प्रॉपर्टी है वो सन को आ जाएगी। तो जो सक्सेसर होगा प्रॉपर्टी का, मतलब जिनके बाद जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है, जो सक्सेसर है, उन्हें हम कहते हैं एयर एपरेंट। ठीक है, अब इनके कुछ प्री रिक्विजिट्स है वो भी समझेंगे। पर जिन्हें डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिली है, जो सक्सेसर है, वो हो जाएगा एयर ऑफ एपरेंट। और जिनकी डेथ के बाद मिलनी है, जिनकी डेथ के बाद, जिनकी डेथ हुई उसके बाद मिलेगी, वो हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं प्रोपोजिटस। प्रोपोजिटस। ठीक है, जिनको प्रॉपर्टी मिलनी है वो एयर एपरेंट या एयर, जिनके डेथ के बाद, डेथ के पहले नहीं मिलेगी, जब तक फादर जिंदा है प्रॉपर्टी उनकी है, इनके बाद, फादर के बाद सर्वाइवर कौन हो गया, सन है यहाँ पे। तो जो सक्सेसर, सर्वाइविंग सक्सेसर है, वो हो जाएगा एयर एपरेंट। ठीक है, और जिसकी डेथ हुई, तो जिसकी डेथ के बाद एयर, एयर को प्रॉपर्टी मिल रही है, वो हो जाता है प्रोपोसिटस। जब तक ये जिंदा है तब तक ना ये प्रोपोसिटस है और ना ये एयर है, इनकी डेथ के बाद ये प्रोपोसिटस है और ये एयर है। ठीक है, अब एयर एपरेंट होने के लिए जरूरी क्या क्या है, कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है, पहले तो जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब तक ये जिंदा है तब तक ना ये एयर है और ना ये प्रोपोसिटस है। सो एयर होने के लिए प्रोपोसिटस की डेथ होनी चाहिए, मतलब प्रोपोसिटस इज नॉट लिविंग। ठीक है, एयर एपरेंट क्या हो जाएगा, इसकी पहली, अगर इस हो चाहिए ऐसी का, एयर एपरेंट मान लीजिए ये हो गया फादर, ये मदर, और ये इनका सन है। ठीक है, ये कौन हो गया, ये हो गया है प्रोपोसिटस, और ये है एयर एपरेंट। अब एयर एपरेंट होने के लिए जरूरी क्या है, क्या क्या जरूरी है, दैट ही इज द सर्वाइवर, सर्वाइविंग सक्सेसर, सर्वाइवर सक्सेसर ऑफ द प्रोपोजिटस। मतलब प्रोपोजिटस यानी जिसकी डेथ हो गई, ही इज द सर्वाइवर सक्सेसर ऑफ द प्रोपोजिटस। तो जब तक प्रोपोजिटस जिंदा है
प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी, इनकी डेथ के बाद ही मतलब जैसे ही डेथ होगी जिसके पास प्रॉपर्टी है तब जाके वो प्रोपोसिटर्स बनेंगे। तब जैसे कैसे विल होता है, विल क्या होता है, विल में होता है कि भाई विल तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक इंसान जिंदा है। विल बना दिया गया, विल बना के फादर ने रखा है, लेकिन ओनली आफ्टर हिज डेथ वो विल इफेक्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद जिसको जैसे प्रॉपर्टी विल के हिसाब से मिली, वैसे ही इसमें होता है प्रोपोसिटर्स, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं, तब तक ये फादर सा नहीं है। इनकी डेथ के बाद ये प्रोपोसिटर्स हो गए और इनकी प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, इसलिए हेयर अपरेंट हो गए, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, प्रोपोसिटर्स डाइज इंटी स्टेट, यहाँ पे विल नहीं है। विल होता तो क्या होता है, टेस्टामेंट्री हो जाता है। वो टेस्टामेंट्री मतलब विल के हिसाब से फिर जैसे जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी दी है वैसा, लेकिन यहाँ पे कोई विल नहीं है। यहाँ पे लॉ की, कानून ये कहता है कि भाई फादर की डेथ हुई, फादर के बाद सारी प्रॉपर्टी बेटे की हो जाएगी, तो फादर के बाद प्रॉपर्टी बेटे की हो जाएगी, ये सक्सेसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया एयर इसका, और ये फादर जो है वो इंटी स्टेट गए। एयर अपरेंट होने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये एक पूरा प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड स्पेक सक्सेशनिस्ट, ठीक है। स्पेक, यहां लिखती हूँ, चलिए स्पेक सक्सेशन, स्पेक सक्सेशनिस्ट, ये पूरा एक डॉक्ट्रिन है, तो इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे एयर अपरेंट, आई होप कभी समझ में आया। एयर अपरेंट कौन हो जाएगा, जो सर्वाइविंग सक्सेसर है, ठीक है। जो जिंदा है और जो सक्सेसर है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाइफ भी है, लेकिन वाइफ सक्सेसर नहीं होगी, सर्वाइवर हो गई पर सक्सेसर नहीं होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि सन जो है वो हो जाएगा एयर, ठीक है। और फादर जो है, मतलब जो प्रोपोसिटस है, वो इंटी स्टेट उनकी डेथ हुई, तो एयर अपरेंट कब माना जाएगा, ये हो गया एयर अपरेंट, ठीक है। सक्सीडिंग मतलब क्या भाई, सक्सेसर, प्रॉपर्टी जिसको जाएगी, सक्सेसर वही हो ना जिसको सक्सीड कर रही है, स्टेट इज प्रॉपर्टी, सक्सीडिंग इज जो सक्सेसर है जिसको जाएगी। चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन, किंग्समैन इज रिलेटिव, ठीक है। और अदर मेयर पॉसिबिलिटी, अब समझते हैं ये क्या है, क्या है ये, तो कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई एयर अपरेंट होता क्या है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहला वाला जो 6A है वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ, जैसा मैंने कहा, स्पेक सक्सेसरिस्ट, स्पेक सक्सेसरिस्ट, यानी अगर कोई, मतलब 6A ये कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए क्या लिखा है, द चांस ऑफ एन एयर अपरेंट, चांस ऑफ अ रिलेशन और एनी मेयर पॉसिबिलिटी, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी मिलने के सिर्फ चांसेस हो, सिर्फ अपॉर्चुनिटी हो, सिर्फ पॉसिबिलिटी हो, तो उस पॉसिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हमने क्या कहा भाई, टीपीए के अंदर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द, प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। कन्वेंस कुड बी इन फ्यूचर, लेकिन प्रॉपर्टी जिसके रिगार्ड में बात हो रही है कन्वेंस की, वो एग्जिस्टिंग है अभी, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरर है, उसके पास उसकी ओनरशिप है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनरशिप। उसके पास, ट्रांसफरर के पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं। तो 6A जो है वो सिर्फ यही बात कर रहा है कि अगर जो एयर अपरेंट है, यानी जो बेटा होगा, ठीक है, बेटे से समझ सकते हैं, जो एयर है अगर उसके चांसेस हैं, चांसेस है क्या, चांस ऑफ एन अपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, की उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब फादर के बाद उसको मिलेगी। इसमें ने कहा कि भाई हो सकता है आप एल्डर सन हो, लेकिन आपको नहीं देखी, यंगर सन को सारी प्रॉपर्टी अगर हो गई, ठीक है, मिल गई, या उसको नहीं किसी और को, तो भाई ये क्या है कि एयर अपरेंट जो है, उस उसका चांस, सिर्फ चांस है अगर प्रॉपर्टी मिलने का, तो वो नहीं होगा।
ठीक है। या दूसरा क्या कह रहा है, चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन। अब जैसे मान लीजिए कि एच जो है ये एक सी के अंकल लगते हैं, ठीक है। मतलब सी जो है, एच जो है वो सी के अंकल है। मतलब सी कौन हो गया, उसका नेफ्यू हो गया, अकेला नेफ्यू यही है घर में, मतलब द ओनली चाइल्ड, सर्वाइविंग चाइल्ड, ठीक है। अब यही है सिर्फ, तो जो भी है यही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चांस ऑफ रिलेशन ऑफ टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन। वैसे ये फादर तो नहीं हुआ, किंग्समैन तो रिलेशन, रिलेटिव, तो रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका भी चांस। प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, एयर है उसका चांस, प्रॉपर्टी मिलेगी रिलेशन से उसके चांसेस, या और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी, या सिर्फ कोई और पॉसिबिलिटी किसी भी और तरीके से ऑफ लाइक नेचर कि प्रॉपर्टी मिलेगी, ये सिर्फ चांस जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाता, बिकॉज वी रेड दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी क्या है, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मेयर चांस या मेयर स्पेक्यूलेशन या मेयर पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपको लगता है कि वो ट्रांसफर हो जाएगी, इस चीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब ये प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है, ठीक है, जब तक चांसेस हैं, अभी जैसे आपके पास प्रॉपर्टी आई नहीं है लेकिन आपने पहले ही बेच दिया, वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन वही प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, अब आने के बाद वो आपके नाम पे हो गया, आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ चांसेस जो है, मतलब चांस क्या है, वो तो सिर्फ लक की बात है ना, वो चांस जो है वो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मतलब प्रॉपर्टी आने के पहले ही आपने उसे किसी को बेच दिया, ठीक है। चांस ऑफ एन एयर, चांस ऑफ एन एयर, चांस ऑफ अ रिलेशन टू गेट टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी या टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, दैट चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्पेक्ट सक्सेसनिस यही बात कहता है ये डॉक्ट्रिन। 6A जो है वो इसी बारे में बात करता है, मेयर चांस और मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग a property or obtaining a property cannot be transferred. Mere chance or possibility of obtaining a property cannot be transferred, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन यही कहता है। अब देखिए, अब मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, देखिए ये जो सेक्शन है ना क्लॉज 6 में, इसे पढ़ते हैं सेक्शन 43 के साथ। सेक्शन 46A देखिए क्या कह रहा है, अभी जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एफ इज द फादर, एफ इज द फादर, ठीक है, एस इज द सन। अब ये क्या करता है कि ये प्रॉपर्टी फादर की है, तो इसे लगता है कि प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलेगी, ये सोच के इसने एक्स को प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी सन के पास आई नहीं है, बिकॉज फादर जिंदा है तो अभी प्रॉपर्टी आई नहीं है, ठीक है। इसने एक्स को प्रॉपर्टी पहले ही सेल कर दी। अब यहाँ पे सेक्शन 43 क्या कहता है कि भाई देखिए, पहले से सिक्स ने क्या कहा कि पहले तो ये कर ही नहीं सकता था, सन नहीं कर सकता है बिकॉज अभी इसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। स्पेक्स यही कह रहा है कि चांस जो है, इसने चांस ही तो सेल कर दिया ना, चांस का ही सेल किया कि भाई प्रॉपर्टी आएगी तो मेरे से ले लेना, यही चीज हुई, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग उसके पास है ही नहीं। लेकिन एक्स यानी जो परचेजर है उसको सच में नहीं पता कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में ये डील कर रहा है, जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए, जिसके ट्रांजैक्शन के लिए, वो इसके पास अभी है ही नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं है। इस बात से कंप्लीटली अनअवेयर है जो परचेजर है वो, ठीक है। यहां पे व्हाट हैपेंस, कंप्लीटली परचेजर जो है वो अनअवेयर है। अब मान लीजिए क्या होता है कि अब ये अनअवेयर है, तो वैसे तो देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन जो है 6A के हिसाब से पहले ये पहला
सिनेरियो क्या हो सकता है, पहला कि ये इनवैलिड हो गया, ठीक है, 6A के हिसाब से तो पहले ये इनवैलिड हो गया। दूसरा, अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है कि दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पे ये इनवैलिड हो गया, एक्स ने दे दिए हैं पैसे, मान लीजिए 50 लाख रुपए वो दे चुका है, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी दे नहीं सकता, इसने पैसे भी दे दिए तो एक्स तो चला गया लॉस में, परचेजर का हो गया लॉस। अब उसके लिए क्या, उसकी क्या गलती थी, उसे तो सच में नहीं पता था, उसने तो भाई जेन्युइनली बिलीव करके कि भाई नहीं जो वो सेल कर रहा है तो उसके पास प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज उसके फादर की है तो ठीक है मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई है, उसने ऐसा कह दिया, नहीं प्रॉपर्टी तो मेरे पास आ चुकी है, मेरे फादर की है पर वो हो गया है, ठीक है, इस बिलीफ में आके इसने प्रॉपर्टी परचेस कर ली, लेकिन अभी उसके पास आई नहीं है, ट्रांजैक्शन इनवैलिड, एक्स का हो गया लॉस, ठीक है। अब एक्स का क्या, उसका तो लॉस हो गया, तो सेक्शन 43 ये कहता है, मान लीजिए दूसरा सिनेरियो ये कि भाई दूसरा सिनेरियो में वैसा मान लें कि लेटर ऑन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर एस के पास, मतलब सन के पास प्रॉपर्टी आई, ठीक है, पहला चीज, पहला तो ये हो गया कि उसके पास प्रॉपर्टी थी ही नहीं। दूसरा केस कि मान लीजिए उसके पास प्रॉपर्टी आई, ठीक है, लेकिन जब उसके पास प्रॉपर्टी आई उसने क्या किया कि नहीं नहीं मेरा अब देने का मन नहीं है प्रॉपर्टी, उसने देने से मना कर दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, प्रॉपर्टी के कन्वेंस से मना कर दिया, ठीक है, पहली चीज तो पहले पहले स्टेप पे ही वो इनवैलिड था क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करी थी, अब जब आई भी तो उसे कन्वे करने से मना किया, नहीं मैंने तब किया था पर अब मेरा मूड नहीं, अब मुझे नहीं ट्रांसफर करना है, एक्स तो हर हाल में इसका तो पैसा गया, लॉस हो गया। तो सेक्शन 43 क्या कहता है, सेक्शन 43 है वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की, जब हम 43 पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी बस बिकॉज दीज टू सेक्शंस आर कोरिलेटेड एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट केस आल्सो जो कि इनके बीच के कोरिलेशन एंड इनके बीच के डिफरेंसेस दोनों से डील करता है, तो जब विल बी स्टार्टिंग सेक्शन 43 हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसे समझने के लिए हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो सेक्शन 43 क्या कहता है, सेक्शन 43 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, सो उससे हमें कॉन्सेप्ट बेसिकली रफली ये बात पता है कि एस्टॉपल कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टॉप, और जिसका मतलब ये होता है कि भैया ऐसा है कि अब आपने कह दिया तो आपको ये करना पड़ेगा, अब आप उससे बाउंड हो गए हो, ठीक है। तो सेक्शन 43 जो है वो इन्हीं सिनेरियोज के लिए रेस्क्यू के लिए आता है, ऐसे ही केसेस में, ऐसे ही सिनेरियोज में, जब एक्स का तो हर तरीके से लॉस हो गया ना, पहले स्टेज पे ट्रांजैक्शन इनवाइड, दूसरे स्टेज पे जब उसके पास प्रॉपर्टी आई हुई तो उसने देने से मना कर दिया, मेरा तो पैसा गया भाई, मेरे 50 लाख रुपए चले गए, ना प्रॉपर्टी मिली ना पैसे, मेरे पैसे भी गए, सारा लॉस मुझे ही सफर करना पड़ रहा है। तब ये कोर्ट में जाएगा और ये बोलेगा कि ऐसा है, सेक्शन 43 डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है, अब मुझे इस डॉक्ट्रिन के तहत मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, अब मुझे नहीं मतलब आप पैसे रखो, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगा के ये कोर्ट में जब जाएगा अगर तो कोर्ट कह सकती है, कोर्ट कहेगी कि भाई ऐसा है कि एस्टॉपल कम्स इनटू पिक्चर एंड नाउ यू कीप द मनी एंड यू विल हैव टू गिव योर प्रॉपर्टी टू एक्स, ठीक है, ये है, इसीलिए ये दोनों सेक्शंस को हम साथ में पढ़ते हैं। 6A ने कहा कि सिर्फ चांस को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, देयर इज दिस वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले 5 में यही पहले ही बता रहा है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा, तो यहाँ प्रॉपर्टी कहाँ है, ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटी है, प्रॉपर्टी हो सकता है ना आए आपके पास, पॉसिबिलिटी के बेसिस पे, ये तो तुक्के वाली बात हो गई ना, मतलब हेड्स आया तो मिलेगी, टेल्स आया तो नहीं मिलेगी, वैसा नहीं मिली प्रॉपर्टी तो ये तो पॉसिबिलिटी है, तो जब जो चीज है ही नहीं आपके पास अब उसका ट्रांसफर कैसे कर रहे हो, 6 से वही कह रहा है, एक्सपेक्ट सक्सेस, इस डॉक्ट्रिन जो है वो कह रहा है कि भाई एक पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ चांस के बेसिस पे, सिर्फ पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कि प्रॉपर्टी मिलेगी मुझे, वन डे आई ऑब्टेन द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, वो पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। Now this section is read with section 43 that states कि ऐसे केस में जहां ट्रांजैक्शन ट्रांसफर जो है वो इनवैलिड हो गया, ऐसे केस में जो ट्रांसफरी है उसका तो लॉस हुआ, ठीक है, ट्रांसफरी नाउ इस सेक्शन के को अप्लाई करके वही कंपेल करवा सकता है कि भैया वैसा है कि प्रॉपर्टी मुझे दी जाए, ठीक है। जिस केस की मैं बात कर रही थी वो केस है जामा मस्जिद वर्सेस डेलिया का, इस केस को भी हम डिटेल में समझेंगे, बट बस नाम लिख देती हूँ, जामा मस्जिद वर्सेस देविया। इस केस को जब हम 43 पढ़ेंगे तो विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल,
ये केस डील करता है बेसिकली इन्हीं सेक्शंस के कोरिलेशन से कि इनके बीच क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या नेक्सस है दोनों के बीच, क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों। डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्या है, देखिए दोनों कॉन्ट्ररी बात कहता है, ठीक है। जहां 6A एक चांस के बेसिस पे ट्रांजैक्शन को इनवैलिड कह रहा है, वहां पे स्टॉपल कह रहा है कि अब आप बाउंड हो गए, क्योंकि ये स्टॉपल, अब आप बाउंड हो गए हो देने के लिए, ठीक है। माना उस समय एग्जिस्टिंग नहीं थी लेकिन अब आपको देनी है, अब आपके पास है तो अब आपको देनी है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हमें इससे समझ में आया स्पेक्ट सक्सेसिनिस क्या है। 6A जो है वो स्पेक्ट सक्सेसिनिस की बात करता है, जो कहता है कि मेयर पॉसिबिलिटी या मेयर चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, पहला एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब 6 ने क्या कहा, सेक्शन 6 ने कहा कि भाई कुछ भी, एनीथिंग अंडर द रूफ, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग अंडर द स्काई, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, कुछ भी, मूवेबल इमूवेबल, आपको जो मन करे कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पहला एक्सेप्शन, सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन हो जाएगी तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नाउ 6B, आई होप कि ये 6A का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिकॉज ये थोड़ा सा है अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है। चांस ऑफ एन एयर एपरेंट, आई होप कि एयर एपरेंट का कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया। सक्सीडिंग टू एन स्टेट, स्टेट इज प्रॉपर्टी, सक्सीडिंग मतलब जो सक्सेसर है, जिसपे सक्सीड हो रही है प्रॉपर्टी, ठीक है। द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किंग्समैन, मतलब रिलेटिव की डेथ होने पे लेगेसी का मिलना, खानदानी प्रॉपर्टी है लेकिन क्योंकि अकेला वही अब सक्सेसर है तो उसको मिल जाएगी प्रॉपर्टी, उसका चांस। और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, या इस तरह की कोई भी और पॉसिबिलिटी, सिर्फ पॉसिबिलिटी है तो वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ठीक है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए राइट टू री एंट्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, ए का ये घर है, ठीक है, मतलब ए का घर यानी ए ओनर है, करेक्ट। ए ने क्या किया कि अपना घर जो है ये सी को रेंट पे दे दिया, ठीक है, उसको रेंट पे दिया, और कंडीशन ये लगाई साथ में रेंट पे देने के समय, भाई ऐसा है कि आप अगर 3 महीने तक लगातार आप जो रेंट नहीं देते, तो मान लीजिए रेंट था 7,000 रुपीज, ठीक है, तुम अगर 3 महीने तक लगातार रेंट नहीं देते हो तो फिर ये प्रॉपर्टी में वापस अपने पास ले लूंगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये वापस ले लेने का जो राइट है यही है राइट टू ऑफ री एंट्री। री एंट्री प्रॉपर्टी इसी की है, वापस ले लेना होगी री एंट्री, ठीक है, प्रॉपर्टी में वापस से एंटर कर जाना है, री एंट्री। तो कह क्या रहा है, देखिए अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट cannot be transferred to anyone, cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। जैसे मैंने कहा किया क्या है, ए ओनर है, उसने सी को रेंट पे दिया, ठीक है, और कंडीशन क्या लगाया कि भाई 3 महीने तक अगर लगातार रेंट नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी में वापस ले लूंगा, ठीक है। अब ये राइट टू री एंट्री ओनर के पास हमेशा रहेगा, ठीक है, ए जो है ओनर है उसके पास राइट टू री एंट्री है, वो चाहे अब अगर सी जो है उसने डिफॉल्ट कर दिया, मान लीजिए 3 महीने तक उसने रेंट नहीं दिया, 3 महीने तक उसने रेंट नहीं दिया, इस डिफॉल्ट के बाद अगर ए चाहे तो उसके पास राइट टू री एंट्री है, वो अपना घर वापस ले सकता है सी से कि भाई हो गया अब मुझको वापस दो, ठीक है, वो मांग सकता है, लेकिन उसके ये ट्रांसफर हो सकता है राइट टू री एंट्री ओनर के पास हमेशा रहेगा, लेकिन यही अब ए जो है वो कोई दूसरा टेनेंट ढूंढ के लेके आता है बी, ठीक है,
ओनर जो है वो कोई दूसरा टेनेंट ढूंढ के लेके आता है बी, और उसको बोलता है कि भाई ऐसा है कि अब तुम मेरे जगह पे जाके इस प्रॉपर्टी में री एंट्री करो, राइट टू री एंट्री अपनी उसको ट्रांसफर कर देता है कि भाई अब इस घर का पोजीशन तुम ले लो। ये नहीं हो सकता है। मतलब जो ओनर है, ठीक है, ओनर के पास राइट टू री एंट्री हमेशा रहेगी, मतलब प्रॉपर्टी को वापस लेने का किसी से, अपनी उसकी प्रॉपर्टी उसी की है, उसने किसी को दिया था, उससे वापस लेने का राइट उससे, उस राइट को कह रहे हैं राइट टू री एंट्री, ओनर के पास हमेशा रहेगा। लेकिन किसी और पर्सन को ओनर ये राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता है कि जिस पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी दी हुई है उससे जाके तुम अब प्रॉपर्टी ले लो। अपना ये राइट ओनर का खुद का है, अपना ये राइट ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये कह रहा है। ठीक है, बी कहता है राइट टू ट्रांसफर, राइट टू री एंट्री, क्लियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच, where right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone, किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता except the owner of the property affected thereby। जो ओनर है उसके पास हमेशा रहेगा, वो तो कभी भी अगर जैसे डिफॉल्ट होगा वो ले सकता है, वो री एंट्री कर सकता है, लेकिन वो किसी और को नहीं बोल सकता कि भाई मेरे बिहाफ पे अब जाके तुम इसमें री एंट्री करो, मेरी राइट टू री एंट्री का प्रॉपर्टी अब इसको ट्रांसफर वो नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट टू री एंट्री के तहत इस राइट के एक्सरसाइज करके प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। सी, ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अब देखिए ये दो कॉन्सेप्ट हुए। ठीक है, पहला बात किया किस चीज का, स्पेशल विटनेस का, बी बात करता है राइट टू री एंट्री, राइट टू री एंट्री। अब देखिए सी क्या बात करता है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये क्या एक लैंड है, ये ए का लैंड है, ये एक्स का लैंड है और यहाँ रोड है। ठीक है, अब इस लैंड पे से गुजरने के लिए, मतलब इस रोड तक पहुंचने के लिए ए के पास क्या रास्ता है, ए यहाँ पे इस रोड तक आने के लिए इसको ऐसे आना ही पड़ेगा, इसके पास कोई रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, इसको एक्स के लैंड से गुजरना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं, ये मान लीजिए जो बड़ा एरिया है वो हो जाएगा डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, इसे कहते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। जो छोटा वाला एरिया है ये हो जाएगा सर्विएंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज। ठीक है, तो अब डोमिनेंट हेरिटेज से सर्विएंट हेरिटेज को होते हुए ही रोड तक पहुंचा जा सकता है। ये जो राइट टू वे है ना, राइट टू वे, राइट टू पैसेज, ये जो है इसे ही हम कह रहे हैं इजमेंट्री राइट, इजमेंट्री राइट। इजमेंट्री राइट का क्या मतलब है, इजमेंट्री राइट का मतलब है राइट टू वे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, ये कह रहा है कि भाई अब आपको रोड तक आना है तो ये रास्ता आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके इसको जाने के लिए रास्ता कैसे मिलेगा। इजमेंट्री राइट्स का राइट हर किसी को है, मतलब राइट टू वे तो आपको देनी पड़ेगी, इसके पास और कोई जगह नहीं है रोड तक पहुंचने के लिए, तो आपको उसको रोड तक जाने के लिए जगह देनी पड़ेगी। सी ये कह रहा है कि एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। अब ये क्या कह रहा है, सिक्स सी कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ईजमेंट्री राइट का क्या हो जाएगा, ये रास्ता रोड, ईजमेंट्री राइट का मतलब सिंपली क्या हुआ, सिंपली समझे तो राइट टू वे कह लीजिए। ठीक है, तो इजमेंट्री राइट जो है वो जब भी ट्रांसफर होगा वो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही ट्रांसफर किया जा सकता है, वो अकेले ये रास्ता किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जिसमें मैंने कहा ए की है, ठीक है, इसने क्या किया कि भाई डी को जाके लेटर ये प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है, तो जब भी ये प्रॉपर्टी अपनी बेचेगा, ट्रांसफर बहुत तरीके से हमने देखा, तो सेल कर रहा है मान लीजिए, जब भी डी को ये प्रॉपर्टी बेचेगा तो ये डोमिनेंट हेरिटेज के साथ, ये इजमेंट्री राइट्स के साथ बेचेगा। सिर्फ इजमेंट्री राइट को नहीं बेचा जा सकता डोमिनेंट हेरिटेज के बिना। देखिए, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। सिर्फ ईजमेंट को, सिर्फ रास्ते को डोमिनेंट हेरिटेज के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब
ईजमेंट ट्रांसफर करने के लिए रास्ता जो है उसका ट्रांसफर करना है तो आपको डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही, जब भी होगा ये साथ में ही होगा। और डोमिनेंट हेरिटेज ईजमेंट्री राइट के लिए क्या जरूरी है कि ईजमेंट्री राइट होने के लिए एक डोमिनेंट हेरिटेज है और एक सर्विएंट, यानी बड़ा वाला एरिया जो है डोमिनेंट, जो डोमिनेट कर रहा है, छोटा एरिया उसे हम सर्विएंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ईजमेंट्री राइट होने के लिए अगर जो डोमिनेंट हेरिटेज है वो सर्विएंट हेरिटेज से होकर उसका रास्ता गुजर रहा है जब, तो ईजमेंट राइट हमेशा साथ में ट्रांसफर होगा, किसके साथ, डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही ट्रांसफर होगा। ये सी ये बात कह रहा है। सी किस बारे में बात किया, राइट टू ईजमेंट। सिंपल बात है कि राइट टू ईजमेंट को अलग से ट्रांसफर नहीं किया जाता। भाई उसको लेके वो क्या करेगा, जब उसकी जमीन ही नहीं रहेगी वहां पे तो वो क्या अकेले में क्या करेगा, उस रास्ते में क्या करेगा वो, तो उसके साथ वो हमेशा डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ट्रांसफर किया जाएगा। D. An interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. ये बात कर रहा है प्रीएम्पशन राइट्स के। ठीक है, DD, a right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined cannot be transferred. अब राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस मतलब जैसे मेंटेनेंस होता है, ठीक है, जिसके पास कोई भी अगर सस्टेनेंस के सोर्सेज नहीं है, मींस नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है कि भाई मेंटेनेंस देना होता है। ठीक है, चाहे वो स्पाउस हो या वो चिल्ड्रन हो या वो पेरेंट्स हो, मेंटेनेंस का प्रोविजन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के लिए देना है कि अलाउंस मेंटेनेंस का आपका है कि पर मंथ 25,000 देना है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि भाई इस महीने तक तो लिया, लेकिन इसके बाद का इसके बाद का जो राइट है, मतलब जो पैसा मिलना उसका राइट है, मेंटेनेंस है पेरेंट्स को मिलना, तो अब इसके बाद का जो मेंटेनेंस का राइट है वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आगे किसी और को मिलेगा, ये राइट ही, ये ट्रांसफर, आपके पास पैसा आया, आपने उसे उसके बाद किसी और को दे दिया, वो चलेगा, वो कर सकते हैं। मान लीजिए ये पेरेंट्स को था 25,000 पर मंथ मेंटेनेंस आ रहा है। ठीक है, इस लास्ट मंथ तक आया, इस मंथ में जो ड्यू डेट है, जिस मंथ पे पैसा मेंटेनेंस को मिलता है, उसके पहले आपने वो राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये इनवैलिड है, ऐसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि राइट किसी और को, मेंटेनेंस अब किसी और को दिया जाएगा, सीधे किसी और को ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये अमाउंट है उसके बाद आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज फाइन, पर उसके आप अपने राइट को ही किसी और को ट्रांसफर कर दो फ्यूचर का, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर, मतलब केस किया जा सकता है। राइट टू सू क्या होता है भाई, केस करने का राइट। मेयर राइट टू सू, सिर्फ और सिर्फ केस करने का जो राइट है वो नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। Public office cannot be transferred, nor can the salary of a public officer, whether before or after it has become payable. कोई public office, ठीक है, the position that you held, अब पब्लिक ऑफिस उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या उस पब्लिक ऑफिसर की जो सैलरी है वो भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेबल। मान लीजिए कि एवरी मंथ, हर मंथ के 15 तारीख को सैलरी जो है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अब 15 तारीख के पहले या 10 तारीख को या बाद 25 को कभी भी, देखिए, बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेबल, चाहे पहले या बाद में कभी भी सैलरी का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये पैसे आ गए आपके पास, ना ही पहले कर सकते हो कि भाई मैंने पहले ही कर दिया था, इस जो एक मान लीजिए राइट है, उसे हर महीने के 15 तारीख को सैलरी आती है। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर है, उसकी सैलरी 75,000 से, उसे हर महीने की 15 तारीख को 75,000 रुपए मिलते हैं। अब 15 के पहले इसे 12 तारीख को इसने क्या किया कि भाई कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने एक्स से, और मेरा राइट जो है
मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये 75,000 जो है इस मंथ से अब ये एक्स को जाएंगे, ये नहीं हो सकता। या बाद में भी नहीं कि 22 तारीख को कर दिया कि ठीक है इस मंथ के 22 तारीख को कर दिया है कि अब नेक्स्ट मंथ से जो है वो अब से जो पैसे जो है वो इसी को जाएंगे, ये भी नहीं कर सकता। पहले या बाद में कभी भी अपना सैलरी का राइट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। व्हेन यू हैव दैट सैलरी, वो पैसे आ जाए उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है, या दैट इज फाइन, दिस दैट इज फाइन, वो किया जा सकता है, वो अलाउड है। लेकिन जो राइट, बेसिकली इफ यू रीड दिस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्शन, हमें एक चीज पता लगेगी कि इस सेक्शन के अंदर जो बेनिफिट्स है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो राइट्स हैं उनके ट्रांसफर को मना किया गया है कि सिर्फ राइट अपना वो ट्रांसफर नहीं करता। आपको बेनिफिट अक्रू हो गया, आप बाद में ट्रांसफर कर दो, वो फाइन है। लेकिन जो राइट आपका है वो राइट अगर आप पहले ही ट्रांसफर कर दो, राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जी क्या कह रहा है, स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री नेवल एयरफोर्स, ठीक है, जो स्टाइपेंड उसको मिल रहा है, एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्टाइपेंड या जो पॉलिटिकल पेंशंस मिल रहे हैं ये सारे, या एच क्या कह रहा है, नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, किस तरीके का, जो कि जो इंटरेस्ट के लिए, जिस चीज के लिए किया जा रहा है उसी के अगेंस्ट हो, जिस चीज के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है उसी के अगेंस्ट, उसी के नेचर के अगेंस्ट हो, और फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ठीक है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23, या फिर कुछ भी ऐसा जिसका कि कोई भी ऐसा ट्रांसफर जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है या जो कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा तो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। तो कोई ऐसा ट्रांसफर पहले तो जिस चीज के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है उसके नेचर के ही अगेंस्ट है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फिर या फिर क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है वही अनलॉफुल है, तो ऐसे ट्रांसफर्स नहीं किए जा सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 6 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन 6 हमें यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक बता रहा है कि क्या क्या ट्रांसफरेबल है क्या क्या नहीं है। सेक्शन 6 में सबसे पहली चीज कहिए कि भाई दुनिया में कोई भी चीज, एनीथिंग अंडर द स्काई, कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो इस एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर मना न किया गया हो एक्सप्लिसिटली। और इस एक्ट में एच तक, ए से लेके एच तक जितनी चीजें दे रखी हैं वो बताती हैं कि इन चीजों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसे और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन।
टू सी। सेक्शन 5 समझ में आ गया क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है ना। सेक्शन 6 जो हमने पूरा समझा उसका जिस्ट हमें यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या क्या नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर क्या है, इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग, कुछ भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट एंड लाइसेंसेस, ये सब कुछ ट्रांसफरेबल है। और क्या नहीं किया जा सकता, राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है, easement right apart from dominant heritage, restricted interest, future maintenance right to sue, public office। ठीक है, पेंशन सैलरी, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, चांस ऑफ एन एयर अपरेंट, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशंस, ये चीजें जो हमने इतने एक्सेप्शंस में देखी ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती। यही सेक्शन 6 कह रहा है, नॉन ट्रांसफरेबल ये चीजें हो गई। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 7। वेरी इजी, हमने पहले भी समझा, बड़ा सेक्शन है। पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, क्या कॉम्पिटेंसी है, कौन कौन से लोग को हम ट्रांसफर करने के लिए माने कि केपेबल है, कॉम्पिटेंट है। अब हम देख रहे हैं कि भाई ट्रांसफर के लिए दो पार्टीज हो रही हैं। ठीक है, जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफर ट्रांसफरी, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिस जो ओनर है, जिसके पास से प्रॉपर्टी जा रही है, वो कौन है, वो हो गया ट्रांसफरर। और जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है, जिसको कन्वे किया गया है, वो हो गया ट्रांसफरी। ठीक है, अब दोनों के लिए कॉम्पिटेंसी क्या है, हमने पहले ही देखा कि भाई क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वही सेम चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट में। सेक्शन 7 वही बात करता है। सेक्शन 7 डिफाइंस द लीगल कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू इफेक्चुएट अ वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, every person competent to contract and entitled to transfer the property is competent to transfer of such property। कोई भी इंसान देखिए, every person competent to contract entitled to transferable property or authorized or dispose or authorized to dispose of transferable property not on his own is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। अब देखिए क्या कह रहा है ये, every person competent to contract and entitled to enforceable to transferable property, कोई भी इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो टीपीए के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफरी भी हो सकता है। एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफरर ट्रांसफरी वो हो सकता है। ठीक है, उनके बीच ट्रांसफर किया जा सकता है। अब कौन कौन से लोग हैं जिन जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेजर होंगे, साउंड माइंड होंगे, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यही चीज होती है दैट वी स्टडीड अर्लियर, ये देखा, ये तो चीजें समझ में आती है। इसके बाद और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है पर वो ऑथराइज्ड है ट्रांसफर करने के लिए, एजेंट। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, एजेंट क्या करते हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही तो काम कर रहा है कि भाई जो भी तुम्हारा काम है तो मैं में कर दूंगा, तो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है पर प्रिंसिपल के लिए वो ट्रांसफर कर रहा है। तो एजेंट authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part, या तो पूरी तरीके से wholly or in part या partially and either absolutely or conditionally, या तो absolutely मतलब unconditionally या फिर conditionally या किसी कंडीशन के साथ। ठीक है, कौन कौन से लोग अलाउड हैं देखिए, पहले तो पर्सन होना चाहिए, कोई भी लिविंग पर्सन के बीच अलाउड हो जाएगा। लीगल कैपेसिटी क्या है, साउंडनेस होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और तीसरा अथॉरिटी की बात कर रहा है, अथॉरिटी मतलब जिसके जो दिया हुआ है कि ऑथराइज्ड है करने के लिए, मतलब वो एजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रांसफरर मस्ट बी अ लिविंग पर्सन बीइंग एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, लिविंग पर्सन होना जरूरी है सबसे पहले तो। ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है क्योंकि हमने देखा कि लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में सेक्शन 5 में दे रखा है कि कंपनीज, एसोसिएशंस, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारे लोग भी इंक्लूड होते हैं। अब
कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी किस किस के लिए, क्योंकि सबसे पहले वही चीजें दी हुई है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से लोग होते हैं, जस्ट मेजॉरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यही 3 क्राइटेरिया होता है कॉम्पिटेंसी का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब जैसे माइनर वाली चीज जो मैंने पहले बताई थी, ट्रांसफर बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफरर नहीं हो सकता है, ट्रांसफरर होने के लिए मेजर होना जरूरी है, लेकिन ट्रांसफरी हो सकता है, ट्रांसफरी हो सकता है ये, बट कैन बी अ ट्रांसफरी, बट लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, ट्रांसफरी हो जरूर सकता है लेकिन उसके कोई ऑब्लिगेशंस नहीं अराइज होंगे, उससे आप कुछ कंपेल करके करवा नहीं सकते हो, कोई उसके ऑब्लिगेशन नहीं अराइज होंगे। ठीक है, क्वांटम कितना कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, एक्सटेंड क्या होगा, होली हो सकता है, पार्ट में हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, जैसे होली क्या, ट्रांसफरिंग द एंटायर इंटरेस्ट, इन पार्ट क्या हो सकता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट सिर्फ ट्रांसफर, जैसे लीज या मॉर्गेज में। कंडीशन ट्रांसफर की क्या है, एब्सोल्युटली है, कंडीशनली, एब्सोल्युटली मतलब अनकंडीशनली, बिल्कुल अनक्वालिफाइड ट्रांसफर, या कंडीशनली मतलब कुछ कंडीशंस लगा के व्हेन यू डू दिस आई ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी, तो कंडीशंस अटैच करेंगे, ये हो गया कौन कॉम्पिटेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है कि वो कोई भी इंसान जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो कर सकता है ट्रांसफर, ट्रांसफर ट्रांसफरी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरी होने ट्रांसफरर एक मेजर ही होगा, ट्रांसफरी माइनर भी हो सकता है, प्रोवाइड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की उसके कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होंगे उस ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, और लास्ट चीज की यहाँ पे एजेंट भी हो सकता है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑथराइज, ऑथराइज मतलब क्या, एजेंट हो सकते हैं, या कोई भी जो कस्टोडियन है, अगर ये लोग भी कर सकते हैं ट्रांसफर। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, सॉरी, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर क्या कह रहा है देखिए, unless a different intention is expressed or necessarily implied, transfer property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidence thereof। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या है, देखिए ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर का कह रहा है कि ट्रांसफर करने का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि आपने ट्रांसफर किया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस ऑल द इंटरेस्ट व्हिच द ट्रांसफरर इज देन केपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी, उसके पास जितने राइट्स एंड इंटरेस्ट है वो सारे ट्रांसफरी को चले जाएंगे। एट द टाइम ऑफ द कन्वेयंस जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में ट्रांसफरर के हैं वो सारे पास ऑन हो जाएंगे ट्रांसफरी को ट्रांसफर के बाद। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन भी साथ में लगा रखा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या अगर इसका एक्सेप्शन में कुछ अलग से, जैसे जो अग्रीमेंट बनाया कुछ ऐसा है वो अलग से उसमें एक्सेप्ट करके कुछ चीजें लिखी गई, तो वो अलग चीज है, या कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं, वो सब हम पढ़ेंगे साथ में ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, एंड इन लीगल इंसिडेंट्स देयरऑफ, लीगल इंसिडेंट्स क्या है, मतलब जो भी चीजें उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हैं वो सारी में ट्रांसफर हो जाएंगी, किससे क्या है, प्रॉपर्टी टाइप लीगल इंक्लूडेड लीगल इंसिडेंट्स, और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, जैसे सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, लीगल इंसिडेंट्स मतलब उससे जुड़ी, उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी चीजें, क्या लिखा था, ऑल द इंटरेस्ट व्हिच द ट्रांसफरर इज देन केपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट ट्रांसफरर के हैं वो सारे पास तो होंगे ही, उसके साथ ही साथ एंड इन द लीगल इंसिडेंट्स देयर, और उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं वो भी, तो जुड़ी इंसिडेंट्स में क्या हो जाएगा, वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, जब लैंड की बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएंगे इंसिडेंट्स में, ईजमेंट्स राइट, जैसे हमने पढ़ा था ईजमेंट की डोमिनेंट हेरिटेज है भाई, आपको ईजमेंट के साथ साथ डोमिनेंट हेरिटेज देना ही होगा, अलग अलग नहीं कर सकते, तो मतलब रास्ता देना ही होगा, जैसे प्रॉपर्टी दे दी तो रास्ता दो, रास्ता दिया तो प्रॉपर्टी दो, ये वाली चीज है, लैंड है तो ईजमेंट, रास्ता भी तो देना होगा, ईजमेंट, रेंट, प्रॉफिट, फिक्सचर्स अटैच्ड टू द अर्थ। अब जैसे घर है, ठीक है, घर है,
अब घर की दरवाजे खिड़कियां निकाल के थोड़े ना आप दोगे कि भाई नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर देंगे, दरवाजे खिड़कियां नहीं, तो जो चीजें फिक्स की हुई है उसके साथ लगी हुई वो भी रहेंगी। लैंड है, अगर सिर्फ लैंड है ना, लैंड है तो उसपे जो पेड़ है पेड़ के साथ देना होगा, जो ग्रासेस है ग्रासेस के साथ जाएगा, ठीक है। तो जो रास्ता है इसमें कोई लैंड है अगर, तो इसके साथ रास्ता के रास्ते के साथ जो उस पर रेंट उठ रहा है वो भी प्रॉफिट है, फिक्सचर्स है। मशीनरी की बात करते हैं, जब देखिए मतलब प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच्ड टू लैंड, द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, ठीक है। मशीनरी अगर कोई है तो जो भी उसके साथ उसके फंक्शन करने के लिए, उस मशीनरी के फंक्शन के लिए जो भी मूवेबल पार्ट्स लगेंगे वो सारा कुछ। हाउस है अगर तो ईजमेंट राइट, रेंट, लॉक्स, कीज, डोर्स, विंडोज। घर है तो उसे दरवाजे खिड़कियां उखाड़ के छोड़े दोगे आप, वो भी सारी चीजें। डेट या क्लेम है तो सिक्योरिटी उस पर्पस के लिए जो दी गई थी वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर डेट ट्रांसफर हो रहा है तो जो सिक्योरिटी थी वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। मनी या इनकम है तो जो भी इंटरेस्ट उसके लिए अप्रूव होगा वो सारा भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये बस यही कह रहा है कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी, कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर क्या ऑपरेशन क्या होगा, ट्रांसफर किस तरीके से किया जाएगा। तो ये कह रहा है सेक्शन 8 कि भाई एक ट्रांसफर का इफेक्ट ये है कि ट्रांसफरर के पास जितना राइट था सब कुछ ट्रांसफर होगा, जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो भी राइट्स एंड इंटरेस्ट थे वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड नहीं, सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे अगर लैंड है तो ईजमेंट राइट्स आपके होंगे, या जो भी परमानेंट फिक्चर्स हैं वो सारे होंगे। फिर अगर कोई हाउस है तो जो भी उसके साथ चीजें हैं जैसे लॉक की है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें। डेट है अगर कोई क्लेम है तो सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगा, मशीनरी है, मूवेबल पार्ट्स, ये सब कुछ साथ में ट्रांसफर होगा। The law presumes the transferor intended to pass everything they owned in that property. Presumption क्या है भाई, आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो जो लैंड हो तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें, घर है तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप सब कुछ ट्रांसफर करोगे। The presumption is set aside if there is an explicit statement in the contract excluding certain rights, जैसा ऊपर उसमें क्लियरली लिख ही रखा है, unless a different intention is expressed। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर रखा है कि नहीं ये लैंड है लेकिन लैंड में ये जो चीजें हैं वो नहीं, ये जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं आएंगे, अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है तब अलग बात है, नहीं तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। An exclusion is necessarily implied by the nature of the transaction। अब ट्रांजैक्शन ही ऐसा है, उस तरीके का ट्रांसफर है कि उसमें एक्सक्लूजन जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 9 देखिए ये मोड की बात करता है। अब हमें पता है कि भाई कोई भी ट्रांसफर होने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो ओरल होगा या फिर रिटन होगा, दो ही मोड हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्या है हमें पता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है बन रहा है तो उसके लिए रिटन होना और रजिस्टर्ड होना, कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अगर रिटन में है तो उसका अटेस्टेशन रजिस्ट्रेशन सब कुछ जरूरी है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन 9 क्या कह रहा है कि उन ट्रांसफर्स में जहां पे कि जरूरी नहीं है, जहां पे कि ये चीज जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये चीज रिटन में ही होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ओरल ट्रांसफर भी वैलिड होगा। A transfer of property may be made without writing। जरूरी नहीं है हर ट्रांसफर जो है वो रिटन में किया जाए, नहीं, जहां पे जरूरी है। जैसे सेल की बात हम करेंगे, जो हम सेल पढ़ेंगे उसमें है कि भाई हाँ ऐसा है कि वहां पे रजिस्टर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट सब कुछ, ठीक है। जैसे जब रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह है वो सब, तो अगर जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे रिटन में होना जरूरी नहीं है, ओरल ट्रांसफर भी चलेगा, ठीक है। Under the TPA, the law is flexible but specific। क्या कह रहा है, ट्रांसफर इज नॉट ऑलवेज अ माउंटेन ऑफ पेपरवर्क, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू इन्वॉल्व। क्या प्रॉपर्टी है और कितने की है, छोटी प्रॉपर्टी है कम वैल्यू की है तो ओरल ट्रांसफर भी हो जाएगा, ठीक है। दो ही बोल सकते हैं ना, ओरल या रिटन। तो पहले क्या कह रहे हैं, सेक्शन 9 एक्ट्स द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। Transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required if the law does not expressly demand a paper trial। ठीक है, अगर कहता है लॉ स्पेसिफिकली कि नहीं रिटन में होना चाहिए, रिटन एंड रजिस्टर्ड, तब तो आपके पास ऑप्शन है, लॉ कह रहा है तो आपको वो कराना ही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो
ओरल ट्रांसफर भी होगा। ट्रांसफर इज वैलिड एज सून एज द इंटेंट एंड डिलीवरी आर कंप्लीट। मूवेबल प्रॉपर्टी में हो जाएगा, ठीक है। जनरली मोस्ट मूवेबल गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओरली, ठीक है। स्मॉल वैल्यू इन मूवेबल प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस सच एज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू एट लेस देन 100, 100 रुपए से कम की जो चीजें होती है नॉर्मली ओरल अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ओरल ट्रांसफर। अब इसके बाद सेक्शन 10 से वी बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट समझे। देखिए पहले हमने डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, बहुत जरूरी टर्म्स है इसमें क्या चीजें जरूरी समझना। एक अटेस्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने उसके डेफिनेशन में देखा, लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन है कि भाई अटेस्टेशन क्या होता है, अटेस्टिंग विटनेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। नोटिस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें हमने पहले देखी थी। आज हमने शुरू किया सेक्शन 5। सो एक्सक्यूज मी, तो सेक्शन 5 क्या कह रहा है भाई कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, डिफाइन क्या है, तो हमको बताया कि ट्रांसफर क्या है, प्रॉपर्टी का सब समझने के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम किसे करेंगे, और उसके साथ ही साथ उस सेक्शन में उसके एसेंशियल्स बता दिए हैं कि ये चीजें फुलफिल होंगी, इंग्रेडिएंट्स हम मानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद 6 क्या कह रहा है, 6 हमें बताता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जिनका ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब बेसिकली ये ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट मैटर है उसे कैटेगराइज कर दिया 2 कैटेगरी में, राइट, 2 ग्रुप्स में। तो पहले क्या कह रहा है, एक जनरल सी लाइन थी इस सेक्शन में कि भाई कोई भी चीज, एनीथिंग अंडर द स्काई, कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन उसके बाद कुछ क्लॉजेस लगा रखे हैं जो एक्सेप्शन है कि ये नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं, इनके अलावा आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। 7 इसके बाद कॉम्पिटेंसी की बात करता है। इसके बाद 8 क्या बताता है कि इफेक्ट क्या होगा, मेनली जब हम ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, यही बताया कि इफेक्ट क्या होगा ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर का इफेक्ट क्या दिया हुआ है भाई कि ट्रांसफरर के पास जितने राइट्स इंटरेस्ट थे वो सारे ट्रांसफरी को चले जाएंगे, और और क्या उसके साथ जुड़े हुए जो भी और भी जो चीजें हैं, जो भी लीगल इंसिडेंट्स हैं, वो सारे ही ट्रांसफरी को हो जाएंगे, ठीक है। और 9 लास्ट वेरी 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 स्मॉल सेक्शन दैट टेल्स कि भाई ऐसा है कि मोड 2 होते हैं, रिटन तो है ये, लेकिन जहां रिटन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है। नॉर्मली छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होता है मूवेबल गुड्स ऑफ अप टू द वैल्यू ऑफ ₹100, ठीक है। यहां तक वी हैव कवर्ड, एंड सेक्शन 10 onwards we'll be starting in the next lecture, right? So I hope कि आपको ये सारी चीजें अब तक समझ में आई, एंड कुछ क्वेश्चंस हो अगर, इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग, सी देयर आर वेरी थिंग्स जो कि हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो कुछ कोरिलेटेड है एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है टीपीए। सो कुछ काफी इजी है, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से, नॉट मच आई वुड से, पर थोड़ा बहुत है। तो एज वी गो अलोंग चीजें क्लियर होती जाएंगी। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया एंड समझ आया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। In case you have any doubts, as I always say, feel free to reach out to us. आप हमें email ID से, वेबसाइट से, थ्रू हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।